student, how are you? Welcome to my channel Sushma Physics Korea, where we find the different and fundamental way to know our love in physics. Today we will start our new chapter named as System of Particle and Rotation Motion, जो कि हमारी 7th चैप्टर है एज ए NCERT। तो सबसे पहले अगर हम इसका नाम लिखें दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जैसा कि आपको इसके नाम में दिख रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कि यहाँ पर हर एक वर्ड का अपना एक सेपरेट मीनिंग है। बट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए सिस्टम का मतलब क्या है, पार्टिकल का मतलब क्या है, या रोटेशनल मोशन का, तो इस चैप्टर में हम थॉरली पढ़ेंगे। और ये हम ये कह सकते हैं आज तक आपने जो फिजिक्स पढ़ी है, रादर आपने फिजिकल मेजरमेंट पढ़ा है, काइनेमेटिक्स पढ़ी है, फोर्स, तो उसके जो नजरिया आपका बना है दैट इज ऑल इज डिपेंड ऑन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वहां से थोड़ा सा हटके ये अपना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं बच्चा वो है पार्टिकल। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल? पार्टिकल क्या होता है? अगर देखा जाए तो हम जब भी पार्टिकल बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक सेटअप होता है कि हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रखा है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मैं पार्टिकल बोलूं तो बहुत छोटा, यानी इमेजिनरी हमारे माइंड में एक सेटअप आता है बहुत छोटा, दैट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डायमेंशन से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपने कहा वहां हमने डिस्कस किया था, मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दिल्ली टू बॉम्बे जा रहा है, तब उस केस में हम क्या कर रहे थे? उस केस में हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। रादर आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कोई भी व्हीकल आप यूज कर रहे हैं, हम हर एक व्हीकल के लिए क्या यूज कर रहे हैं? वहां पर यूज कर रहे थे हम डॉट। तो उसी तरह से है, हम क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट हो सकता है किन कंडीशन के अंदर। और अगर हम उससे बात करें कि पार्टिकल किन कंडीशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करता, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा आप दिल्ली टू मुंबई जा रहे हैं, तब हम उसको एज अ डॉट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बट वही ट्रेन अगर एक ब्रिज के ऊपर से जा रही है तो क्या हम वहां पर उसको डॉट कंसिडर करते हैं? नहीं। तो यानी हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है वो, और उसके साथ उसके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती है। कब हम एक ऑब्जेक्ट को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम पार्टिकल को एज अ सिस्टम की तरह कर सकते हैं, वो चीजें यहाँ समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल क्या होता है, सबसे बेसिक इसकी डेफिनेशन ये होगी बेटा, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, यानी पार्टिकल इज अ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्ट है विच हैव मास, उसके पास अपना एक डेफिनेट मास होता है विच हैव मास एंड इट्स साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, इट्स साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन कैन बी नेगलेक्टेड, कैन बी स्मॉल, मे बी स्मॉल लिख सकते, मे बी स्मॉल, मे बी, या ये इसकी वैल्यू जो होती है वो स्मॉल होती है। तो पार्टिकल की हमारे पास एक तरह से ये डेफिनेशन आ गई, एक ऐसी तरह की फिजिकल क्वांटिटी या ऑब्जेक्ट जिसका अपना एक मास होता है, बट उसकी जो साइज है और वो कॉन्फ़िगरेशन है हम उसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मे बी की जगह आप कर सकते हो इट कैन बी स्मॉल। क्लियर? अब इसके बाद जैसे मैंने ब्रिज का एग्जांपल लिया था कि किन कंडीशन में हम हमारे ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं कि वो पार्टिकल की तरह है या फिर वो हमारे सिस्टम की तरह है, तो हमें सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? अच्छा बच्चे एक चीज और, मान लीजिए हमारे पास पार्टिकल है, पॉइंट ऑफ व्यू पार्टिकल मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगी, ये जब अपनी मोशन करता है तब, यानी यहाँ पर मान लीजिए उसके पास वेलोसिटी है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज लीनियर मोशन। अपनी अगर वो मोशन कर रहा है, वेलोसिटी को छोड़िए, अब अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है तो हम एक क्या कहते हैं उसको? लीनियर मोशन। बहुत अच्छे से कर रखा हमने इसमें काइनेमेटिक्स में। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या सिर्फ हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम क्या कहलाता है? सिस्टम क्या कह सकते हैं बच्चा? ये मिलकर बना है किससे? पार्टिकल से। यानी आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है,
ठीक है, वो एक सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर इंडिविजुअल की बात करें 11th क्लास की, ऑलमोस्ट अगर बात करें जाए 11th क्लास के अगर देख रहे हैं तो वो सारे क्या है, पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। बट अगर मैं ये कहूँ कि 11th क्लास के जितने भी सिस्टम जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम। तो यहाँ पर एक लेमन तरीके से कि नंबर ऑफ पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं बच्चे, दैट इज सिस्टम। सिस्टम में हम एक चीज और है कि सिस्टम के अंदर एवरी पार्टिकल जो है, हर एक पार्टिकल जो है वो क्या करता है, ट्रेवल, एवरी पार्टिकल ट्रेवल इन सेम डिस्टेंस, ट्रेवल इन सेम रादर डायरेक्शन एज वेल एज विद सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी कह लीजिए, एक्सेलरेशन कह लीजिए। तो वहां पर क्या है कि सिस्टम जब भी बात आती है तो सिस्टम हमारे पास क्या है कि पहली बात कि इट इज असेंबल्ड विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और हर एक पार्टिकल्स की, एवरी पार्टिकल ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में सिस्टम जा रहा है, एक सिस्टम का एक पार्टिकल जा रहा है तो दूसरा भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारा एक तरह का, जैसे हमारे पास ये कोई भी बॉडी मान लीजिए, अब ये यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 4 है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसका मोशन करवाते हैं, मोशन, तो यहाँ पर हमारे जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसके बाद जैसे मोशन करने के बाद, यानी मैं यहाँ पर मोशन को शो करूँ, ये पार्टिकल यही रहेगा, सेकंड वाला यही रहेगा, थर्ड वाला पार्टिकल यही, और फोर्थ, इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। जैसे आप एक बुक है, बुक को यहाँ से यहाँ प्लेस कर रहे हैं, उस पर आपने 4 पार्टिकल्स बना लिए समझने के लिए, तो वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी अगर आप बात करें जिस डायरेक्शन में आपका सेकंड नंबर वाला पार्टिकल जा रहा है, उसी डायरेक्शन में बाकी रिमेनिंग पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर रहे हैं, सारे पार्टिकल अपने आप को मूव कर रहे हैं ना। तो यही है कि एवरी पार्टिकल ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, हर एक पार्टिकल क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। और साथ के साथ इस एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वही बाकी पार्टिकल्स की भी वेलोसिटी होनी चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है ये आगे चल रहा हो बाकी इससे पीछे चल रहा हो, क्योंकि ये कंफाइंड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक पार्टिकल ने मोशन किया है वही इसका क्या है, दूसरा पार्टिकल भी वही मोशन कर रहा है। तो ये क्या है, इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करेगा। और बच्चे जैसे मैंने कहा कि पॉइंट है, अगर वो मोशन कर रहा है तो वो लीनियर मोशन कहलाएगा, और अगर हमारा कोई भी सिस्टम है वो मोशन कर रहा है तो यहाँ पर हमारे लिए आएगा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेशन मोशन भी कह सकते हो, ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है कि पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, सिस्टम नंबर ऑफ पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, और उसमें हमें हर एक पार्टिकल जो है वो अपना ट्रांसलेटरी मोशन। तो सिंपल से आप इसको ये कह सकते हैं कि लीनियर मोशन आप एक पार्टिकल के लिए यूज करोगे, और ट्रांसलेशन मोशन क्या करोगे, जो कि हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बना रहा है, यदि सिस्टम के लिए बात करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे मैंने शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हम दिल्ली टू बॉम्बे जा रहे हैं, तो हम पार्टिकल को ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट की तरह बताते हैं। तो अगर वो ब्रिज के ऊपर जा रही है, क्या हम उसको ट्रीट करेंगे, तो बच्चा वहां पर हमारे पास क्या है, हमारा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की तरह बिहेव होगा। यानी पार्टिकल आपको अब ये डिफरेंशिएट करना है किन कंडीशन में आप सिस्टम को एज अ सिस्टम रखेंगे या फिर एज अ पार्टिकल उसको रखेंगे। इसके अलावा जैसे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे पार्टिकल हो गया, सिस्टम हो गया, उसी तरह से हमारे पास 2 तरह के फोर्स लगते हैं। सबसे पहला है आपके पास इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या होता है, जैसे इसका नाम है इंटरनल का मतलब क्या बच्चा, अंदर से, दैट इज फोर्स, जो फोर्स अंदर से लगता है। अब अंदर से का मतलब क्या है, देखिए बच्चा, अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अगर बात करें, हमारी फिजिक्स 2 तरीके से डिफाइंड है, एक है क्लासिकल मैकेनिक्स और एक है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम आज अ होल लेते हैं, यानी पूरा एक सिस्टम लेते हैं। काइनेमेटिक्स हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, उसको पूरा हम एक ऑब्जेक्ट ही, एक बॉडी ही मानते हैं। बट अगर हम बात करें उसके मैक्रोस्कोपिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। तो उसी तरह से कि इंटरनल फोर्स वो है जो बॉडी, जो सिस्टम जो है, हमने जो सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया लाइक ये, तो इसके अंदर ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, रादर ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा था, इंटरेक्टिव है। इसी तरह से ये आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है, फोर्स लगा रहे हैं। वो इंटरनल फोर्स
क्या कहलाए, वो फोर्स क्या कहलाएगा, इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स हमारे तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो जो पार्टिकल्स हैं वो म्यूचुअल, यानी एक पार्टिकल अगर इधर है तो दूसरा पार्टिकल उसके ऊपर क्या है, फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दिस इज द म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल यानी आपस में लगने वाला फोर्स, दिस इज द म्यूचुअल फोर्स। कौन लगा रहा है, पार्टिकल। दिस इज म्यूचुअल फोर्स applied by the molecule या particles, applied by the particles which form a system, which form a system। आई थिंक ये चीज आपको समझ में कि आपस में, यानी ये हमारा एक सिस्टम की तरह कंस्ट्रक्ट है ना, तो ये आपस में जितना फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा, आपका इंटरनल फोर्स। अब जैसे मैंने इसके ऊपर इस ब्लॉक को यहां से यहां लेके गई, तो क्या मैंने इंटरनल फोर्स लगाया, मैंने इसके बाहर से एक फोर्स लगाया, तो एक क्वांटिटी हमारी क्या बन जाएगी, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ बेटा, यह एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जो फोर्स सिस्टम के आउटसाइड से लगाए जाते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ए सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। ये दोनों फोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इंटरनल फोर्स की वजह से, एक चीज और कि इंटरनल फोर्स की वजह से कोई भी सिस्टम है वो अपनी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में रह पाता है। सबसे बेसिक एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक ये पेन है, ठीक है, इस पेन के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। यदि अगर बात करें यहाँ पे प्लास्टिक का मान लीजिए, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक के इसके पार्टिकल्स हैं, और इसके पार्टिकल को क्या है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के बावजूद भी क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर से कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। सिमिलरली अगर ये हमारे पास सिस्टम है, ये भले ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए, क्या ये फोर्स कहीं बाहर जा रहा है, नहीं, ये सिस्टम को बांध के रखता है, इसको क्या कह सकते हैं, कन्फाइंड करके रखता है। तो इंटरनल फोर्स एक ऐसा फोर्स भी है जो कह सकते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट को या सिस्टम को बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। और एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात की जाए, ये हम ऑब्जेक्ट या सिस्टम के क्या कर सकते हैं, बाहर की साइड लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ तरीके पार्टिकल, सिस्टम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके अलावा बच्चे हमारे पास एक चीज आती है, दैट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या है, देखिए बच्चा, रिजिड जैसे हम अगर बात करें, लेट मी सी क्या अगर आपको विजिबल है कि ओके, रिजिड बॉडी की अगर बात करें तो रिजिड बॉडी बच्चा हमारे पास होती है कि एक ऐसी बॉडी जिसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो, रिजिड बॉडी, यानी दिस इज द बॉडी जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता। अब डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है बच्चे, मैं इसको यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ताकि ये चीज आप कनेक्टिविटी में रखें। रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी which can't be deformed by any type of force. Rigid body is that body which cannot be, या can't be deformed by how much force you can apply. जितना भी आप फोर्स लगाओगे वो अपनी शेप को डिफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जो कितना भी लार्जर फोर्स आप उसके ऊपर लगाए वो अपनी शेप को या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज ना करे, एक एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर आप कितना भी फोर्स लगा दे उनके बीच के पार्टिकल की जो डिस्टेंस है दैट इज फिक्स। दोनों एस्पेक्ट अलग अलग लग रहे होंगे बट इसका मीनिंग एक ही है कि आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लिए तो उस बॉडी के जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, जो पार्टिकल की डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम। जैसे अभी यहाँ पे बात करें, जैसे ये हमारा सेम था, अब यहाँ पर जिस इनके बीच में जो डिस्टेंस है आपस में, ये मैं सिर्फ 4 पार्टिकल्स ये नहीं, बहुत लोअर उसमें करवा रही हूँ, बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये जो पार्टिकल एक दो के ऊपर लगा रहा है, दो एक के ऊपर लगा रहा है, आपस में इनका इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो अब चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो, इनके बीच की डिस्टेंस जो है अगर सेम रहे तो हम इसको रिजिड बॉडी कहेंगे। अगर आप इसका सेम नहीं रहते तो उसको क्या कहेंगे, नॉन रिजिड बॉडी, ठीक है। यानी उनके बीच में आप कितना भी फोर्स लगा ले तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज रिजिड बॉडी। और जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिफॉर्म। बच्चे एक चीज और, अगर आपको रिजिड बॉडी, क्योंकि हम जैसे केमिस्ट्री में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं वो एक आइडियलिज्म के लिए होती है, उसी तरह से यहाँ पर हम रिजिड बॉडी को भी आइडियलिज्म की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि इस ये कह सकते हैं इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो रिजिड बॉडी है,
यानी आप एक पर्टिकुलर रेंज तक वो एक फोर्स को सहन कर सकता है, बियर कर सकता है, उसके बाद तो उसको क्या होना था, कोलैप्स होना होता है। और कोलैप्स होने के बाद आपको पता ही है जो पार्टिकल्स हैं तो वो क्या आपस में पास, उनके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सॉरी चेंज हो जाएगा, तो वो रिजिड बॉडी नहीं। कई जगह ये लिखा होता है कि रिजिड बॉडी जो है एग्जिस्ट करती ही नहीं। ठीक है, तो यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया कि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में, रोटेशन हमारा नया चैप्टर है, उसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की है कि अगर आगे मैं जब बोलूं पार्टिकल तो वहां पर आपको दिमाग में होना चाहिए कि वहां पर कौन सा मोशन हो सकता है, पार्टिकल होता क्या है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं सिस्टम का, तो सिस्टम हमारे पास क्या है और उसके अंदर कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की, तो ये चीजें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किस तरह से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने सिस्टम, पार्टिकल्स और इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स और रिजिड बॉडी के बारे में बात किया है, तो हम कुछ बेसिक बात कर लेते हैं कि अभी हमने जब ऊपर लिखा था दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन किन कंडीशन में आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेटा सर्कुलर मोशन, कि अगर आप बात करते हैं सर्कुलर मोशन, हम हमेशा हमने बात की है, अभी काइनेमेटिक्स में भी बात की है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। मान लीजिए अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट, ये सर्कल है, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, वो पार्टिकल एक फिक्स डायरेक्शन में, आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ गया है तो यहाँ पर वो पार्टिकल की तरह, सर्कुलर मोशन में बात करें तो सिंपल, अगर हम पार्टिकल और सिस्टम के बारे में करें, चलिए उस वे से करवा देते हैं। तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट पे था, अब वो एक बी पॉइंट पे हो गया। अब ये सर्कुलर मोशन, ये एंगल थीटा से चेंज कर रहा है, तो ये एक सर्कल, इस सर्कल में घूम रहा है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, दैट इज ए सर्कुलर मोशन। और उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, या फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया सर्कुलर। यहाँ पर क्या है, सर्कुलर मोशन एज ए पार्टिकल की तरह हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पार्टिकल होगा उसका हम क्या बताएंगे, दैट इज ए सर्कुलर मोशन। What happened when the system of motion occur, यानी अगर हम सिस्टम है वो उसका मोशन आता है, तब हम कौन सी टर्म यूज करेंगे और कैसे हम इसको डिफरेंशिएट। अगर मान लीजिए हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैसे बचा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हमारे पास जो मोशन होगा उस मोशन को क्या कहेंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक एक्सिस है और उसके चारों तरफ एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये पार्टिकल्स है, ये सेंटर पे विद रिस्पेक्ट क्या घूम रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सबकी वेलोसिटी सेंटर की, इसका एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दोनों सेम है। जैसे मैं अगर बात करूं, हमारे पास ये डिस्क है, ठीक है, अगर इसका मोशन करवाया जाए तो ये मोशन क्या है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के चारों तरफ ये सारे घूम रहे हैं। अगर एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया जाए और एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया जाए, सेम जैसे मैं जो बात कर रही हूँ कि अगर ये इस तरह से पॉइंट है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो अगर मैं इसको यहाँ से इसको सर्कुलर मोशन में कर दूंगा तो सर्कुलर मोशन ना, तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसकी ओमेगा अलग होगी और यहाँ पर जो पार्टिकल होगी उसकी ओमेगा क्या होगी, अलग होगी या सेम होगी। तो वही चीज डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो होता है बेटा, वो होता है रोटेशनल मोशन। यानी अगर आपका पार्टिकल है तब आप बात करोगे सर्कुलर मोशन की, और अगर आपके पास जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, देखो मैंने इसी डिस्क को एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल की तरह ट्रीट किया है कि यहाँ पर अगर दो पॉइंट्स हैं तो हर एक की ओमेगा क्या होगी, अलग। यानी सेंटर के पास है उसकी ओमेगा अलग होगी और जो सेंटर से दूर है उसकी ओमेगा, ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कि जहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल आ जाएगा वहां हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की, और जहां पर हमारे पास जो है एक सिंगल पार्टिकल आ जाएगा वहां पर हम यूज करेंगे सर्कुलर मोशन की। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि रोटेशनल मोशन इज नॉट फॉर पार्टिकल्स। जो आपका रोटेशन मोशन है दैट इज, रोटेशन लिख देते हैं आप, इसके साथ साथ लिखिएगा, रोटेशनल मोशन इज नॉट डिस्क्राइब फॉर, इज नॉट डिस्क्राइब फॉर सिंगल पार्टिकल। उसके लिए तो सर्कुलर मोशन ही हमें डिस्क्राइब किया गया है।
आई थिंक ये चीज सबको समझ में आ गई, ठीक है। अगर आप रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन लिखे तो रोटेशन मोशन की डेफिनेशन हमारे पास कुछ है। रोटेशन मोशन जो है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। सेम डायरेक्शन के साथ ही हर एक पार्टिकल, मैंने दो पार्टिकल है, हर एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और साथ ही साथ हर एक की जो है सर्कुलर, जो हर एक है वो सर्कुलर मोशन के साथ है। तो पार्टिकल में वो सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहाँ पर है कि हर एक नंबर ऑफ सिस्टम से बना है, तो हर एक का क्या है, अपना सेंटर के चारों तरफ डायरेक्शन सेम है, दोनों सर्कुलर मोशन है, तो वो क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, जैसे अगर हम बात करें व्हील, ये हमारे पास व्हील है भैया। अब यहाँ पर एक पार्टिकल है ए, ये पार्टिकल हो गया बी, ये सी, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि ये चीज आपको थोड़ा अच्छे से समझ में। ए पार्टिकल, बी, सी एंड डी, ठीक है। दीज आर द पार्टिकल, हमने 4 पार्टिकल इसमें डिसाइड किए। अब व्हील जब रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा तो यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से रोटेट करेगा तो ये पार्टिकल यहाँ पर, अब देखो ये इस तरह से रोटेट किया है, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पर ए पार्टिकल आ गया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर डी आ गया, हो गया। तो इसी तरह से जब व्हील आपस आगे रोटेट करेगा तो यहाँ हमारे पास 2 तरह के मोशन होंगे। जैसे हमने कहा था पार्टिकल हो तो क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो यानी सिस्टम हो तो वहां हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी पार्टिकल। यहाँ पर अगर बच्चे आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी पॉइंट का जो मोशन है वो पॉइंट का मोशन हो रहा है। तो साथ के साथ हमारे पास जो है यहाँ पर आपका जो कौन सा मोशन होता है, एक तो रोटेशनल मोशन हो रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेशनल मोशन एक पर्टिकुलर एक्सिस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन है और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल मोशन है। दूसरा हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जब मैंने शुरुआत की थी तब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हमने कौन सा बोला था, दैट इज ट्रांसलेटरी, यानी पार्टिकल डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। यानी इस व्हील के मोशन में, लाइक अगर फिर से हम बात करें, ये व्हील है तो यहाँ पर अगर इस व्हील के मोशन में ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा 2 तरह का मोशन हो रहा है। एक तो मोशन हो रहा है रोटेशनल, एक पर्टिकुलर एक्सिस में घूम रहा है। दूसरा हमारे पास जो है, ये तो मैंने फिक्स एक्सिस कर दी ना जिसके यहीं पे मूव कर दिया, अगर ये चलता है ये देखिए अब यहाँ से यहाँ गया, तो वही सिस्टम हमने किया कि ये व्हील जो है यहाँ से यहाँ गया है, एक तो हमारा रोटेशनली मोशन हो रहा है, दूसरा हमारा कौन सा है मोशन हो रहा है बच्चे, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। तो इन दोनों को मिला के जो मोशन बनेगा उसको बोलते हैं बेटा रोलिंग मोशन। यानी अब आपका जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है बच्चा, वो कर रहा है रोल। एक चीज जानते कि कई बार हमें ना उसको कैजुअली ले लेते हैं कि यहाँ ट्रांसलेटरी रख दिया तो इसका मतलब सीधा जा रहा है, रोलिंग कर रहा है तो वो रोल कर रहा है। तो अगर हम फिजिक्स के टर्म में देखें तो वो रोलिंग का मतलब क्या कह रहा है, वहां पर कितने टाइप के फोर्सेस मोशन हो सकते हैं। तो वहां पर आपको याद रखना है कि कोई भी सिस्टम अगर रोल हो रहा है दैट मीन्स उसके पास 2 तरह के मोशन है, एक है रोटेशनल मोशन और एक है ट्रांसलेटरी मोशन। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सर्कल का नहीं है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको मान लीजिए ए बी सी डी। थोड़ी देर में हम इसको स्लाइड करते हैं, स्लाइडिंग मोशन है, मींस इसको इस तरह से कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो फिर क्या होगा, ये होगा ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर रोल कर देते हैं और स्लाइडिंग करें तो फिर से हमारे पास क्या होगा ए बी सी डी। तो क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है बच्चे, स्लाइडिंग मोशन। चलिए एक तो हमारे पास हो गया स्लाइडिंग मोशन। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इसको हम जब हमारे ऑब्जेक्ट आगे जाता है तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी, आप इसको कह सकते हो ए बी सी डी, यानी इसका मोशन हमने किस तरह से करवा, इस तरह से करवा दिया, ठीक है। रोटेशन हो गया, रोटेशन मोशन होते ही इसके क्या है, पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो, पार्टिकल की इंटरमोलिक्यूलर नहीं जो पोजीशन थी वो क्या होगी, अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए हो गया। अब यहाँ हमारे पास क्या बोल सकते हो, ये मोशन कौन सा है, यहाँ पर एक तो हमारे पास होगा स्लाइडिंग मोशन, दूसरा हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सॉरी उनके जो रोटेशन है वो भी हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया स्लाइडिंग प्लस में रोटेशन। तो दोनों अगर रोटेशनल मोशन
अगर ये हमारे पास ऐसा मोशन है तो इसको भी हम क्या कहेंगे बच्चा, रोलिंग मोशन। यानी अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में है तब उसके पास जो मोशन आएगा एक होगा स्लाइडिंग, क्योंकि कांटेक्ट में तो तभी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और देखना है बेटा, यहाँ पर हमारा जो कांटेक्ट है बहुत कम है, यहाँ पर हमारा कांटेक्ट कुछ ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी मोशन है तो हम उसको कंसिडर करेंगे रोलिंग मोशन से, और अगर स्लाइडिंग मोशन और रोटेशनल मोशन है तो उसको हम रोलिंग मोशन से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने कोशिश की है कि हम किस तरह से दो मोशंस को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा बच्चा वो आएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट, जैसे आपने सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों कर दिए, अब आपको ये चीज आपको शायद थोड़ी सी समझ में आ जाए कि रोटेशन मोशन जब बोला जाता है तब सर्कुलर मोशन सभी पार्टिकल एक डायरेक्शन में होंगे, और जब सर्कुलर मोशन बोला जाएगा तब आप दिमाग में ये लगा लीजिएगा कि वो एक पार्टिकल है, जबकि रोटेशनल मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बराबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस आपको पास इसकी कोई डेफिनेशन किसी बुक में मिलना थोड़ा रेयरली है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसको बोलते ही आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, दैट इज हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा है, जैसे फैन रोटेट कर रहा है तो उसकी एक्सिस क्या है, तो वहां पर आपके पास ये कह सकते हो कि वो जो एक रोड है जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है, फैन घूम रहा है, वो उसकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो वहीं हम इसको डेफिनेशन के तौर पे कैसे बोल पाएंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस एज अ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ऑफ व्यू है एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो हर एक पार्टिकल क्या है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन है तो इसके सेंटर पे से जो निकलने वाली लाइन है उसकी क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन। सेम जगह अगर मैं फिर से वही बात करूं कि हमारे पास ये डिस्क है, ठीक है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर मैं इसको इस तरह से करूं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर तो यही है ना। तो यहाँ पर हमारी बात करेंगे तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन किसका, एज अ पाथ ऑफ ऑल पॉइंट, यानी जितने भी आपके पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट्स जो कि पाथ है हर एक ऑब्जेक्ट्स का या पॉइंट्स का, विच आर सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, विच आर द सेंटर ऑफ सर्कुलर, जितने भी सेंटर ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट नहीं पार्टिकल्स हैं, वो जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वही उनके सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है, विच इज आर द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए रिजिड बॉडी इन रोटेशन। यानी आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जब भी कोई रोटेशन इन अ रिजिड बॉडी, यानी रिजिड बॉडी जो है रोटेशन, किसी रिजिड बॉडी में रोटेशन हो रहा है तो वो क्या है, वो उसके अंदर होता है सभी जो पार्टिकल विच आर द सेंटर, ये सेंटर किसका, जो पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में है उस पार्टिकल का सेंटर मोशन। तो अपोजिट में कि जो बॉडी रिजिड बॉडी रोटेशन में है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अबाउट द सेंटर, ठीक है। और वो जो सेंटर को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है और वो स्ट्रेट लाइन हमारी एक्सिस होती है। आप इसको इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें, दोनों का मीनिंग दैट विल बी सेम। तो बच्चा एक चीज अगर आपने ध्यान से देखी हो तो यहाँ मैंने रिजिड बॉडी लिखा है, बॉडी यानी सिस्टम के साथ मैंने रोटेशन लगाया है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ पार्टिकल्स की तो यहाँ पार्टिकल का हमेशा क्या होता है, सर्कुलर मोशन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि पार्टिकल का हमेशा क्या होता है, सर्कुलर मोशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि उन पार्टिकल के जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उनके सेंटर में से निकलती है, वो हमारे पास होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा बच्चे, ये कभी जरूरी नहीं कि हम स्ट्रेट लाइन पे, मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सिस्टम है, ये कह सकते हो बॉडी है, तो यहाँ पर हमारे पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं, यानी ये सर्कल, तो इनके सेंटर को अगर हम मिलाएं तो ये सेंटर जो है बच्चा हमारा क्या बताएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी ये दोनों हमें क्या बताएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब तक आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा कि एक एक्सिस जिसके चारों तरफ अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए मैंने इस तरह उंगली टेढ़ी कर ली और मैं उसको बिल्कुल ऐसे घुमा दूं, ठीक है। दूसरी चीज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बात की बेटा कि हमारा जो है 3
कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, यानी आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन को लोकेट करने के लिए, हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है लोकेशन और दूसरा बच्चे हमारे पास होता है डायरेक्शन। अगर हमें इन दोनों चीजों के बारे में पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में भी एक पर्टिकुलर बता सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हमारा कैसा होगा। कैसे देखें कि लोकेशन का मतलब क्या है और डायरेक्शन का मतलब क्या है। हमारे पास, अगर मैं सबसे पहले बात करूं लोकेशन, लोकेशन का मतलब क्या है बच्चा, कि हमारे पास जो आपका मोशन हो रहा है वो मोशन किस प्लेन में हो रहा है और उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम उस मोशन जो हो रहा है उसकी हेल्प से हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है ये एक डिस्क है, ठीक है, और इसका ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और उसी तरह से ये हमारे पास क्या होगी, इसकी वाई एक्सिस, ठीक है। अगर इसको मुझे मोशन में करना है, मोशन करना है तो क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास इसको मैं इस तरह से रोटेट करना है, रोटेट कर रही हूँ ना बच्चा, रोटेशन, रोटेशन यानी सिस्टम है, रोटेशन करेंगे। नहीं तो हम इसको एक पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट रख के फिर कहती तो ये सर्कुलर मोशन होता। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक्स वाई प्लेन के, यानी हमारा प्लेन कौन सा है, प्लेन हमारा एक्स वाई प्लेन है, मगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से मैंने फिंगर कर रखी है ना बच्चा, ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो प्लेन है, प्लेन कौन सा, एक्स वाई प्लेन में अगर मोशन हो रहा है तो आप ये कह सकते हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चा किसमें होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी दैट इज इन जेड डायरेक्शन। यहाँ तो कन्वीनियंस के लिए हम एक्स वाई ले लेते हैं क्योंकि हम हमेशा से एक्स वाई डायरेक्शन को प्लेन का मोशन मानते हैं। आप इसके अलावा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये यूज करें, आप यूज ये कर सकते हैं, अगर आपका मोशन हो रहा है एक्स जेड डायरेक्शन में, ये हमारा प्लेन हो गया एक्स जेड प्लेन, तो यहाँ पर हमारा जो मोशन है एक्सिस ऑफ डायरेक्शन वो होगी बेटा वाई एक्सिस, दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर की हमारे पास, कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए और ये जेड एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। अगर मोशन हमारा एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन का मतलब अगर यहाँ फैन देखिए, मान लीजिए अगर फैन यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है फैन के विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में हमारा फैन जो है एक्स वाई प्लेन के अंदर होता है, जबकि ऊपर जो ये हम कहते हैं ना रोड जो होती है जिसके साथ ये अटैच होता है वो हमेशा एक तो स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन कभी भी कोई कर्व शेप की नहीं मिलेगी आपको, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो वो हमेशा क्या है, जेड एक्सिस यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पर बच्चा जो लोकेशन है ना वो उसी की बात कर रहा है कि आपका मोशन किस प्लेन के अंदर हो रहा है और आपका जो एक्सिस है वो किस मोशन में हो रहा है। जैसे मैंने एक्स वाई प्लेन का बता दिया। अब इसके बाद देखिए कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन है और ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा इसका एग्जांपल ये है बेटा, हैंड फैन देखा आपने, हाथ से जो घुमाते हैं, तो उसमें भी क्या है, एक हमारी एक्सिस फिक्स है, इसके चारों तरफ, यानी अगर मैं इसको इस तरह से घुमाते हैं तो ये इस तरह से घूमता है ना ऐसे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से घुमाते हैं, कई बार पंखा आपने देखा हैंड फैन बोलते हैं जिसको, तो वो हमारे पास क्या है, वो ये हमारा प्लेन हो गया और ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ठीक है। तो प्लेन तो हमारा ये है, इसके परपेंडिकुलर ये टेंजेंट हो गया ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये हमेशा उसके होगा टेंजेंट डायरेक्शन में। तो आप इस तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं लोकेशन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन हमारे लिए यूजफुल होती है, इससे हमें पता चल जाएगा एक्सिस रोटेशन का है। दूसरी चीज आती है बच्चा दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन से हम ये कह सकते हैं बच्चा कि हमारा जो मोशन है वो दो तरीके के हो सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना जब आपका मोशन जो है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो वो नेगेटिव मोशन के तौर पे माना जाएगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव मोशन के बोला जाएगा। तो डायरेक्शन से भी हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज, यानी एक्सिस के बारे में हमें पता चल जाता है कि उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी पॉजिटिव मोशन की बात है या फिर नेगेटिव मोशन के बारे में। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमें ऑल पॉइंट विच आर सेंटर ऑफ सर्कुलर, पार्टिकल के साथ सर्कुलर मोशन लगाया है और रिजल्ट बॉडी के साथ मैंने रोटेशन लगाया है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद आता है बेटा एक नेचुरल एक्सिस। नेचुरल एक्सिस क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। नेचुरल एक्सिस पे इसके साथ ही बोलते हैं नेचुरल एक्सिस क्या है। सिंपल बात है बेटा, नेचुरली जो चीज हो, नेचुरली का मतलब एक बार आपने फोर्स लगा दिया ना, उसके बाद उसके ऊपर और कोई फोर्स ना लगे और फिर भी वो मोशन करे,
वो उसका क्या होगा बेटा, नेचुरल एक्सिस। नेचुरल एक्सिस यहां पर एक्सिस प्लूरल यूज किया बेटा, एक एक्सिस, एक होता है एक्सिस सिंगुलर, और यहाँ एक्सिस बहुत सारी हो सकती है, तो ये नेचुरल एक्सिस कह सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे हमारे पास ये डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क को मैंने इस तरह से, इसको ऊपर की साइड रोटेशन हो रहा है, मैंने एक बार फोर्स लगाया इसी पर्टिकुलर एक्सिस पे, मगर इसको मैं इसको सॉरी इसको ऐसे भी घुमा सकती हूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सिस ये होगी ना इसकी, पहले एक्सिस के बारे में देख लीजिए, ठीक है, मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ तो ये एक्सिस होगी इसकी फिक्स, ठीक है, मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ तो मान लीजिए अगर इसको एक्स माना, इसको वाई बोल दें, और मैं इसको अगर और किस क्या कौन सी एक्सिस है सर, इसको ऐसे घुमा रही हूँ, इसकी एक्सिस अलग अलग होगी ना सबकी, जेड एक्सिस। अब नेचुरल एक्सिस क्या है कि मैं इसको एक बार फोर्स लगा के घुमा रही हूँ, तो ये जो मोशन कर रहा है ना, ये रोटेशन जो कर रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा, नेचुरल एक्सिस। यानी आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर रहे हो और उसके बाद जो बॉडी जो है वो रोटेशन कर रही है जिस एक्सिस के थ्रू, वो उसकी क्या कहलाएगी, नेचुरल एक्सिस। आई थिंक आपको ये चीज थोड़ा समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इसको वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ external force, the body after removal of external force, the body keeps rotating keeps rotating about an axis, यानी आप रिमूव करते हो एक्सटर्नल फोर्स को और उसके बाद जो है बॉडी अपनी अबाउट एन एक्सिस नेचुरली कह सकते हो, एंड दैट एक्सिस इज नेचुरल एक्सिस। यानी आप फोर्स को रिमूव कर रहे हो, रिमूव करने के बाद वो बॉडी रोटेटिंग हो रही है, रोटेट्स कर रही है, और यही उसकी एक एक्सिस के अराउंड, जैसे मैंने ये कहा कि मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ तो एक एक्सिस के अराउंड फ्लिप हो रहा है, ये वेलोसिटी जो है, तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल एक्सिस। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई कि नेचुरल एक्सिस क्या है। आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी कीप्स रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एंड दैट एक्सिस इज रोटेशन, नेचुरल एक्सिस। तो बेटा एक पर्टिकुलर फिक्स एक्सिस तो होती नहीं, ठीक है, रोटेट करते हुए उसकी एक्सिस पे थोड़ा बहुत तो चेंज आता है, इसीलिए इसने यहाँ पर एक्सिस यानी इसका प्लूरल यूज किया है, ना कि सिंगुलर यूज किया। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आएगी। एक तो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरी हमारे पास है नेचुरल एक्सिस। मैंने आपको लोकेशन और डायरेक्शन के तौर पे भी ये बता दिया कि आपकी जो वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो किस तरह से लोकेशन और डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। एक चीज और है बेटा कि आपकी जो नेचुरल एक्सिस है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो नेचुरल एक्सिस है दैट इज नेचुरल एक्सिस ऑलवेज पासिस थ्रू किससे, हमेशा जो है नेचुरल एक्सिस वो पासिस करती है कॉमन सेंटर या सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो, और पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट, जिसको हम कॉमन पॉइंट कहते हैं। कॉमन पॉइंट, वो कॉमन पॉइंट क्या बेटा, नेक्स्ट हम जो टॉपिक करने जाएंगे वो है सेंटर ऑफ मास। यानी आपकी जो बॉडी है नेचुरल एक्सिस जिसके पास है वो हमेशा क्या, कौन सी एक्सिस है, जो सेंटर ऑफ मास जहां से पास करेगा उसके ही विद रिस्पेक्ट वो क्या करेगी, नेचुरल एक्सिस पास करेगी, ठीक है। यानी अब आपको ये चीज समझ में आ गया क्या एक्सिस है और क्या हमारे पास क्या कह सकते हैं नेचुरल एक्सिस है और क्या हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब तक की नॉलेज के हिसाब से बच्चे आपको करना है सिस्टम के बारे में, पार्टिकल क्या, रोटेशनल क्या, जो हमने अब तक किया है ये आप ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो शुरू होने जा रहा है वो है सेंटर ऑफ मास, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम ये भी करेंगे कि उस टॉपिक को कर ही क्यों रहे, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक,
क्लियर। तो यहाँ पर आज जो हमने किया है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चा। गुड डे।